आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपेंडिसाइटिस शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग में होता है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच तक होती है। बड़ी आंत में जहां पर मल बनता है वहां पर यह आंत से जुड़ी होती है। अपेंडिक्स में होने वाली एक दर्द भरी सूजन को अपेंडिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। अपेंडिसाइटिस की शुरुआत में आमतौर पर पेट के बीच हिस्से में बार बार दर्द होता है। कुछ ही घंटों में यह दर्द पेट के दाहिने निचले भाग की तरफ होने लगता है जहां पर अपेंडिक्स स्थित होता है और दर्द गंभीर बन जाता है। इसका दर्द खास तौर पर चलने, खांसने या इस जगह को दबाने से और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अपेंडिसाइटिस होने पर जी मिचलाना, मतली, भूख कम लगना, बुखार और लाल चेहरा होना जैसे लक्षण होते हैं। बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के 2 प्रकार होते हैं। एक है एक्यूट यानी कि तीव्र अपेंडिसाइटिस और दूसरा है क्रोनिक यानी कि स्थायी अपेंडिसाइटिस। पहला है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस अपने नाम की तरह होती है जो बहुत तेज़ी से विकसित होती है। आमतौर पर यह कुछ ही घंटे या दिनों में विकसित हो जाती है। इसका पता लगाना आसान होता है और कुछ इसके तुरंत इलाज के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यह तब होता है जब अपेंडिक्स में जीवाणु संक्रमण, मल या किसी अन्य प्रकार की रुकावट के कारण पूरी तरह से रुकावट आ जाती है। जब अपेंडिक्स में बैक्टीरिया तेजी से पैदा होने लगते हैं तो इससे सूजन और मवाद जैसे कि पस बनने लगता है जो अपेंडिक्स के बेजान होने का कारण भी बन जाता है। दूसरा है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। इसमें सूजन लंबे समय तक रहती है और अपेंडिसाइटिस के मामले में यह सिर्फ 1.5% तक ही दर्ज किया गया है। क्रोनिक अपेंडिसाइटिस से अपेंडिक्स में थोड़ा थोड़ा करके रुकावट होने लगती है जो इसके आसपास के ऊतकों में सूजन का कारण बन जाती है। आंतरिक दबाव के कारण सूजन में यह अधिक गंभीर होती जाती है। हालांकि अपेंडिक्स के फटने की बजाय रुकावट समय के साथ दबाव के कारण खुल जाती है। इस प्रकार इसके लक्षण कम या यहाँ तक कि खत्म भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के लक्षण के बारे में। सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसके शुरुआती संकेत और लक्षण अक्सर काफ़ी हल्के दिखते हैं जिनमें पेट दर्द और भूख कम लगना शामिल है और फिर जैसे धीरे धीरे अपेंडिसाइटिस बढ़ता है तो दर्द एक मुख्य लक्षण बन जाता है जो प्रभावित जगह तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि उसके इर्द गिर्द आंतरिक अंगों में फैलने लग जाता है। रोगी को पूछे जाने पर दर्द की सटीक जगह बताने में मुश्किल होती है। ज़्यादातर लोग दर्द को अपने पेट पर दर्द वाली जगह के चारों तरफ उंगलियां घुमाते हुए बताने की कोशिश करते हैं। फिर समय के साथ साथ दर्द पेट के निचले हिस्से में स्थिर हो सकता है और मरीज शायद दर्द के सटीक स्थान को पहचान पाने में कामयाब हो सकता है। अगर यह लक्षण पहले ना दिखे तो अपेंडिसाइटिस का दूसरा लक्षण भूख का कम होना होता है। यह बढ़कर जी मिचलाना और यहाँ तक कि उल्टियाँ लगना भी बन सकता है। सूजन बढ़कर आंतों तक पहुँच सकती है और उनमें रुकावट पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में भी मतली और उल्टी लगने के लक्षण पैदा हो सकते हैं। जैसे कि पहला है नाभि या पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का सा दर्द जो पेट के निचले दाएं हिस्से की ओर जाते हुए तेज हो जाता है। दूसरा है भूख का न लगना। तीसरा है पेट में दर्द शुरू होने के बाद मतली या उल्टी होना। चौथा है पेट में सूजन आना। पांचवा है 99 से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होना। 6 है पेट के ऊपरी या निचले हिस्से में पीठ या मलाशय में कहीं भी हल्का या तेज दर्द होना। 7 है पेशाब करने में परेशानी होना। 8 है पेट में गंभीर ऐंठन होना। 9 है गैस के साथ कब्ज या दस्त की समस्या होना। अपेंडिसाइटिस पेशाब को भी प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस होने का संदेह मात्र भी है तो उसको जुलाब यानी कि लैक्सेटिव्स की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। अपेंडिसाइटिस से प्रभावित व्यक्ति अगर जुलाब की गोलियां ले तो उससे अपेंडिक्स फट सकता है। अब बात करते हैं
अपेंडिसाइटिस के कारण क्या है, कॉजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ऐसा माना जाता है कि अपेंडिसाइटिस तभी विकसित होने लग जाता है जब सिकम यानी कि एक थैली होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के मेल से जुड़ी होती है, उसमें खुलने वाला अपेंडिक्स का एक रास्ता या छिद्र बंद हो जाता है। यह रुकावट अपेंडिक्स के अंदर एक मोटा बलगम जैसा द्रव बनने के कारण या मल जो सिकम से अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है उसके कारण हो सकती है। यह द्रव या मल कठोर होकर पत्थर की तरह मजबूत बन जाते हैं जो फंसकर छिद्र को बंद कर देते हैं। इस पत्थरनुमा चीज को फिकोलित कहा जाता है। इसके अलावा कई बार अपेंडिक्स के लिम्फेटिक टिश्यूज में सूजन आ जाती है और वे फैलकर छिद्र को बंद कर देते हैं। अपेंडिक्स में बैक्टीरिया सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन रुकावट होने के बाद वे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो अपेंडिक्स की परतों पर हमला करके इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। जब बैक्टीरिया का हमला बढ़ता रहता है तो उस पर शरीर प्रतिक्रिया देता है और यह हमला सूजन का रूप धारण कर लेता है। अगर अपेंडिसाइटिस के लक्षणों की समय पर पहचान नहीं की जाए और अपेंडिक्स की सूजन बढ़ती रहे तो अपेंडिक्स फट भी सकता है और ऐसा होने के बाद बैक्टीरिया अपेंडिक्स के बाहर भी फैल जाते हैं। अपेंडिक्स फटने के बाद बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण पूरे पेट में फैल सकता है। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस से बचाव के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस को रोकने के लिए नियमित स्वास्थ्य निवारक जांच के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी तरीके से शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जा सकती है और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हालांकि जो अधिक मात्रा में फाइबर युक्त आहार लेते हैं उनमें अपेंडिसाइटिस जैसी समस्या होने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि इसका पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं दिया जा सकता, मगर एक संभावित कारण यह हो सकता है कि फाइबर मल को नरम बनाता है जिससे उसके अपेंडिक्स में फंसने की संभावना कम हो जाती है। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस का परीक्षण कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। पहला है लक्षणों के बारे में पता करना। डॉक्टर द्वारा मरीजों से उनकी बीमारी के दौरान हो रहे लक्षणों के बारे में पूछा जाता है कि वे कैसा अनुभव कर रहे हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा है और कितने समय से हो रहा है। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है पहले ली गई दवाओं के बारे में पता करना। डॉक्टर मरीज से उनके चिकित्सीय इतिहास की जानकारी लेते हैं जिससे अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की संभावना का अनुमान लगाया जा सके। तीसरा है अपेंडिसाइटिस के निदान के लिए लैब टेस्ट करना। पहला है खून की जांच करना यानी कि ब्लड टेस्ट करना। इससे डॉक्टर को मरीज की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या पता चलती है जो कि इन्फेक्शन की संभावित जांचने के में मदद करती है। दूसरा है मूत्र की जांच करना यानी कि यूरिन टेस्ट करना। मूत्र परीक्षण से डॉक्टर यह जांच करेंगे कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन या गुर्दे पथरी ही कहीं दर्द का कारण तो नहीं है। तीसरा है इमेजिंग टेस्ट। मरीज की अपेंडिसाइटिस की पुष्टि करने या दर्द के किसी अन्य कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर पेट का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी और सीटी स्कैन करते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस का इलाज के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी के माध्यम से किया जाता है जिसकी मदद से अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि कुछ शोध से पता चला है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस का इलाज एंटीबायोटिक्स से करने से कुछ मामलों में सर्जरी की ज़रूरत खत्म हो जाती है। आमतौर पर अगर अपेंडिसाइटिस होने का संदेह हो रहा है तो डॉक्टर रोगी की सुरक्षा के लिए अपेंडिक्स को जल्द ही निकाल देने की सलाह देते हैं ताकि इसके फटने की संभावना को खत्म किया जा सके। अगर अपेंडिक्स में कोई फोड़ा पनप जाए तो उससे निजात पाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो फोड़े से मवाद या द्रव को बाहर निकालना या दूसरा अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। सर्जरी से पहले मरीज को एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है जिससे संक्रमण नहीं हो पाता। अपेंडिक्स का ऑपरेशन जिसे अपेंडिक्टोमी कहा जाता है, इसके दो विकल्प होते हैं। पहला है इसे ओपन सर्जरी की तरह किया जा सकता है जिससे पेट में एक चीरा दिया जाता है जिसकी लंबाई 2 से 4 इंच तक हो जाती है। दूसरा विकल्प है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इस सर्जरी को पेट में कुछ छोटे चीरे लगा दिए जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान एक छोटा वीडियो कैमरा समेत कई स्पेशल सर्जिकल उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य रूप से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही इस दौरान दर्द भी कम होता और निशान भी कम बनते हैं। यह बूढ़े और मोटे लोगों के लिए बेहतर होती है।
मगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स अगर फट गया हो, जिसे इन्फेक्शन अपेंडिक्स से बाहर फैल गया हो या अपेंडिक्स में फोड़ा हो, तो उसके लिए ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इससे चिकित्सक अच्छी तरह से पेट की गुहा को साफ कर पाते हैं। अपेंडिक्टोमी सर्जरी के बाद 1 या 2 दिन तक मरीज को अस्पताल में रुकना पड़ता है। लास्ट में बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अपेंडिसाइटिस में कॉम्प्लिकेशन तब होती है जब इन्फेक्शन और सूजन आई हुई अपेंडिक्स फट जाए। ऐसा होने पर अपेंडिक्स में जमा मल पदार्थ पेट की गुहा को दूषित कर देता है, जिस कारण पेरिटोनाइटिस और फोड़े अब्सेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस में परहेज क्या करना चाहिए, व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ जैसे सूप और जूस को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अगले दिन से नियमित रूप से डाइट लेनी शुरू करें, जिनमें साबुत अनाज, फल और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। हालांकि अपेंडिक्स के मरीजों को ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए जो कब्ज पैदा करते हैं। इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड यानी कि पिज़्ज़ा, फ्रोजन डियर्स, पास्ता, दूध शामिल करें। अपेंडिसाइटिस के लिए पूर्ण दूध आहार बेहतर रहता है, मगर ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि पूर्ण दूध की सामग्री मरीज बिना किसी समस्या के ले सकता है। तीसरा है दोपहर के खाने में उबली हुई सब्जी, लस्सी और इनके साथ मकई के आटे की रोटी को शामिल किया जा सकता है। चौथा है दोपहर में ताज़े फल और सब्जियों का रस भी लिया जा सकता है। 5 है रात के खाने में ताज़ी सब्जियों का सलाद, अंकुरित बीज और घर पर बनाया गया पनीर भी शामिल किया जा सकता है। 6 है गाजर का जूस, खीरा और चुकंदर अपेंडिसाइटिस के मरीजों के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। 7 है मेथी के बीज जैसे तैयार चाय भी मरीज को काफ़ी सुखदायक अनुभव करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।